हेलो एवरीवन। सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के रूप में भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस पायलट प्रोजेक्ट में अब क्या अपग्रेडेशन होने हैं, इस बात को सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी अब इसके अपग्रेडेशन को सरकार आगे बढ़ाएगी। पायलट प्रोजेक्ट में कुछ कमियां देखने को मिली थी, उन्हें सुधारने की बात की गई है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसे लागू किया जाएगा। लेकिन चूंकि पूरे देश भर में से लागू किया जाएगा, तो ऐसे में किन क्षेत्रों में कैसी एसओपीज को बनाना है और पूरी एकरूपता समरूपता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए हैं। कुछ अपग्रेडेशन है जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण जो ये योजना चलाई जा रही है, इसमें किन किन पहलुओं को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं हम सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत भारत के पायलट प्रोजेक्ट को, और जिसे चलाया गया है पैक्स स्तर पर। अब पैक्स क्या है? पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इस लेवल पर इस खाद्यान्न भंडारण योजना को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पहलुओं को, जानेंगे कि इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। खबर ध्यान रखिएगा कि हमने किसकी शुरुआत की है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना, ठीक है। इस योजना को किस स्तर पर शुरू किया गया था? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी स्तर पर। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी स्तर पर इसे शुरू किया गया था, ठीक है। इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। कब? मई 2023, मई 2023 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब इस पॉलिसी में, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था, तो इसमें कुछ खामियां देखने को मिली। उन खामियों को सुधारने की बात भारत सरकार ने अभी हाल ही में कही है, और इसे सुधार को लेकर जो भी अपग्रेड थे पॉलिसी में, उसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो पैक्स स्तर पर कृषि अवसंरचना को सुधारने की बात कही गई है, क्योंकि कुछ जो भी कमियां देखी गई उसे सुधारने की बात कही गई है। तो इसमें पहला क्या है कि पैक्स स्तर पर, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर, इसका शॉर्ट फॉर्म पैक्स है। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इस स्तर पर सबसे पहले क्या विकसित करना है? कृषि अवसंरचना। कृषि अवसंरचना को बढ़िया और बेहतर बनाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है, जिसमें बनाए जाएंगे गोदाम, ठीक है। गोदाम के साथ साथ इसमें बनाए जाएंगे कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ना केवल कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, कृषि अवसंरचना के भीतर ही इसे बनाया जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें बनाया जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के साथ अब जो भी चीजें बिकेंगी उसके लिए बेहतर प्राइस मिल पाए, अच्छा प्राइस मिल पाए, तो फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान जिसे कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप, इनके निर्माण की बात कही गई है कृषि अवसंरचना के अंतर्गत इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद। तो पैक्स स्तर पर कृषि अवसंरचना विकसित करने की बात कही गई, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, फेयर प्राइस शॉप, कई सहकारी योजनाओं का इसमें कन्वर्जेंस भी शामिल किया गया है। जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की, हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात की जाती है, या हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें, तो इन सभी योजनाओं के कन्वर्जेंस के तहत इससे अवसंरचना सुधार या संरचनात्मक व नीतिगत स्तर पर इसके सुधार की बात कही गई है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट से जो भी हमें सीख मिली है, उसमें पहला है कि हमें संरचनात्मक और नीतिगत स्तर पर सुधार करने की जरूरत है। तो अनाज भंडारण योजना के डिजाइन से पायलट प्रोजेक्ट के जरिए जो हमें सीख मिली है, उसमें सबसे पहले है कि हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में सुधार करना है, ठीक है। किस पर? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में सुधार। इसमें क्या सुधार की बात कही गई है?
अभी तक जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, इसमें लोन चुकाने की अवधि 2+5 साल है थी, ठीक है, 2+5 ईयर थी। अब इसे बढ़ाकर 2+8 ईयर्स कर दी गई है लोन चुकाने की अवधि। ऋण पुनर्प्राप्ति की अवधि जिसे कहा जा रहा है, ये 2+8 साल कर दी गई है, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत कुछ सुधार किए गए हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत क्या सुधार करने की बात कही गई है, किसमें मनी मार्जिन की जो आवश्यकता है वो 20% से अब कितनी हो गई है, 10%। मनी मार्जिन की आवश्यकता 20% से कितनी हो गई, कितनी मार्जिन की जरूरत है, 10% मात्र, ठीक है। तीसरा सुधार किया गया है, निर्माण लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए बढ़ा दी गई है और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी बढ़ा दी गई है। तो तीसरा सुधार है निर्माण लागत को बढ़ाना। निर्माण लागत को बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया है, ये पूछा गया है, लागत। निर्माण लागत को जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके लिए बढ़ाकर 7,000 मीट्रिक टन कर दिया है, 7,000 प्रति मीट्रिक टन, ठीक है। और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 4,000 से 8,000 रुपए मीट्रिक टन कर दिया है, 8,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन। ध्यान रखें, रुपए आपको आगे लगाना है, ये कर दिया है संशोधित करके, ठीक है। फिर पैक्स की बात करें हम, यदि हम पैक्स मतलब हमने अभी देखा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स के स्तर पर भी कुछ सुधार करने की बात की गई है कि पैक्स के लिए जो सब्सिडी है, पैक्स को लेकर जो सब्सिडी निर्धारित की गई थी, तो जो सब्सिडी मंजूर कर ली गई है उस मंजूर सब्सिडी के 1/3 और सहायता राशि देने की बात कही गई है इसके अंतर्गत। तो सब्सिडी, जो मंजूर सब्सिडी है उसके अतिरिक्त 1/3 और सब्सिडी देने की बात कही गई है, और सब्सिडी देने की बात इसके भीतर कही गई है। जो इंटरनल सड़कों की बात की जाती है, वे ब्रिजिंग की बात की जाती है, एक स्थान से आपको दूसरे स्थान जाने के लिए जो वे ब्रिजिंग है, ठीक है। तो इंटरनल सड़कों, वे ब्रिजिंग और बाउंड्री वॉल, क्योंकि आप जहां अनाज रखेंगे उसके आसपास बाउंड्री वॉल होनी जरूरी है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी कुछ सहायता राशि, कुछ सब्सिडी देने की बात कही गई है और इस सब्सिडी को भी बढ़ाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। इसे लागू करने को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही थी, देखिए, तो थोड़ा सा आपको क्या रखना होगा, जो सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना जिसे हम कहेंगे, सहायक अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सब्सिडी बढ़ाने और सब्सिडी को मंजूरी देने की बात उसके भीतर कही गई। इसके अलावा अगर इन सबको लागू करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसे लागू करने को आसान बनाने के लिए भी कुछ स्टेक होल्डर्स को एसओपी बनाने की बात कही गई। तो लागू करने को आसान बनाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक निश्चित बुकलेट प्रदान करने की बात कही गई है, निश्चित एसओपीज बनाने की बात कही गई है, ताकि इसको पूरे जहां जहां हमें लागू करना है, इसे लागू करने को लेकर एक रूपता समरूपता बनी रहे देश भर में, ठीक है। इसके अलावा इस योजना के विस्तार की भी बात कही गई है, चूंकि इसमें अभी तक क्या था, पैक्स तक ये सीमित था। एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, अब इसे विस्तारित करने की बात कही गई है, इस योजना के विस्तार की बात की गई है। तो पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब क्या किया गया, योजना का विस्तार हुआ है, विस्तार की बात कही गई है। योजना के विस्तार में क्या कहा गया है, पैक्स की से इसे विस्तारित करके, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो सोसाइटीज है उससे विस्तारित करके, इससे बढ़ाकर अब इसे सहकारी समितियों, सहकारी संघों और बहुराज्य सहकारी समितियों तक विस्तारित किया जाएगा। तो सहकारी समितियों तक इसे विस्तारित किया जाएगा, साथ में सहकारी संघों तक इसे विस्तारित किया जाएगा, सहकारी संघों, और आपको तीसरा टर्म लिखना है बहुराज्य, या कहें बहुराज्य सहकारी समितियों, बहुराज्य सहकारी समितियों, इन तक इसके विस्तार की बात कही गई है। पायलट प्रोजेक्ट ने यह दिखाया है कि पैक्स स्तर के जो गोदाम है उनमें खरीद, उचित मूल्य की दुकान के संचालन
और जो कस्टम हायरिंग है इन सेंटर्स को खोलने की जरूरत है। जब हम इन्हें अब सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुउद्देशीय जो केंद्र हैं उनके रूप में हम इसे प्रभावी ढंग से संचालित कर पाएंगे। तो बहुत सी चीजों की जब पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया गया उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट से हमें कुछ सीख मिली, उन सीखों में ही शामिल है कि पैक्स से थोड़ा सा इसे विस्तारित करते हुए हम इसे गोदाम खरीद केंद्रों के रूप में निर्मित कर सकते हैं। उचित मूल्य की हमें दुकान खोलना चाहिए, कस्टमर हायरिंग सेंटर खोलना चाहिए और इन्हें इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही जगह इंटीग्रेटेड करके लागू करने की जरूरत है, ताकि ये पूरे जिस क्षेत्र में हम इसे विस्तार करना चाहते हैं ये यहाँ पर विस्तारित हो जाए। अनाज के भंडारण, खाद्यान्न के भंडारण को लेकर हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा पाए, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। तो अनाज गोदाम में अनाज अलग क्षेत्रों में पड़ा खराब ना हो, इसके बेहतर भंडारण की व्यवस्था हो पाए, सरकार इस ओर कदम उठा रही है। तो बहुउद्देशीय केंद्रों के रूप में जब हम इसे प्रभावी ढंग से काम करेंगे तो हम इसका बेहतर उपाय या बेहतर विकल्प खोज पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस यहाँ लेकर आया है एक बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फाउंडेशन के माध्यम से पूरा जीएस कवर कराया जाएगा। साथ में आपको इसमें 2 साल तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी और आपको करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो भी 24 माह तक आपको पूरी मैगजीन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये इसकी फीस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। इस जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स की फीस है मात्र 24,999 रुपए। ये भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। क्योंकि स्टूडियो से लाइव क्लास होगी तो आपके जो भी डाउट होंगे आप वो भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कब अनुमोदित की गई थी? क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रेन स्टोरेज योजना मानी जाती है, स्कीम मानी जा रही है। ऑप्शन ए है जनवरी 2022, ऑप्शन बी है मई 2023, ऑप्शन सी है जुलाई 2021 और ऑप्शन डी है दिसंबर 2023। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात ये कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में ये कोर्स मिल जाएगा। अगर कॉल करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।